हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप सभी लोग जो हैं इस कोविड के टाइम में लॉकडाउन के सेशन को पूरा एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपने हिसाब से। आज का जो ये सेशन है कुछ नॉलेजेबल रहेगा आप सभी लोगों के लिए, और जो लोग अपनी नॉलेज बढ़ाने में इंटरेस्ट रखते हैं या जो लोग कुछ प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे उनके सभी के ये क्वेश्चंस कुछ काम आएंगे। मैं ये सोच रहा था कि कुछ थोड़ी बहुत बैठे बैठे खुद की भी नॉलेज बढ़ा लें और किसी का अच्छा भी हो जाए। चलिए हम डिस्कस करते हैं ये कुछ क्वेश्चन जो साइंस के हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ द नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लड शुगर इन द बॉडी। जो हमारी ह्यूमन बॉडी है इसमें ब्लड शुगर का जो लेवल है नॉर्मली कितना होता है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। इसका आंसर 80 to 120 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, 70 to 120 मिलीग्राम, 90 to 120 मिलीग्राम एंड 60 to 120 मिलीग्राम। कमेंट करके बताएं क्या होगा इसका सही जवाब। जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 80 to 120 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। जो ब्लड जो है पर 100 ml में 80 से लेकर के 120 मिलीग्राम तक हमारी बॉडी में होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज इम्प्योर ब्लड। यहाँ पे जो है इम्प्योर ब्लड मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसेंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है बहुत ही कम लेवल पे होता है। मेनली इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। इस ब्लड को हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल देते हैं। इसमें ये पूछ रहा है कि इम्प्योर ब्लड इनमें से कौन कैरी करता है। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वीन, एल्वियोलाई या आओर्टा। आप बताएं इसमें सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या होगा। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, पल्मोनरी आर्टरी। देखो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये सपोज कीजिए अपना हार्ट है, एक रफ अपन डायग्राम बना रहे हैं, सिर्फ ये समझने के लिए है आपका कंसेप्ट जिससे क्लियर हो जाए। ये हार्ट के 4 चैम्बर हैं। देखो ये है राइट एट्रियम, ये है लेफ़्ट एट्रियम, ये जो है ये वेंट्रिकल्स होते हैं, ये जो है राइट वेंट्रिकल है और ये है आपका लेफ़्ट वेंट्रिकल। ठीक है, मैं लेबलिंग कर देता हूँ। देखो ये राइट साइड है तो ये राइट एट्रियम और वेंट्रिकल हो गए, ये लेफ़्ट साइड है तो इसके नीचे वाले लेफ़्ट एट्रियम और वेंट्रिकल हो गए। बॉडी से जो है सुपीरियर वीना केवा और इन्फीरियर वीना केवा, इन्फीरियर वीना केवा जो है लोअर पार्ट से और सुपीरियर वीना केवा जो है अपने बॉडी के अपर पार्ट से, ये 2 बड़ी वीन्स होती हैं। ये सबसे पहले राइट एट्रियम में आपका जो है बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लेकर के आती हैं। फिर जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये जो राइट वेंट्रिकल है उसमें जाता है और वेंट्रिकल से आर्टरी निकलती है, पल्मोनरी आर्टरी। ये आपके लंग्स में ब्लड लेकर के जाएगी पल्मोनरी आर्टरी। तो देखिए ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, तो पल्मोनरी आर्टरी इस ब्लड को प्यूरिफिकेशन करने के लिए, इसके ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स में लेकर के जाएगी और वहाँ से जो है फिर पल्मोनरी वीन जो है वो लेफ़्ट एट्रियम में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आएगी और वहाँ से जो है ब्लड आएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल में और फिर आओर्टा के थ्रू पंप होगा पूरी बॉडी में। इस तरह से जो है ये सर्कुलेशन आपका चलता है। ठीक है, जस्ट ए मिनट, मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में कोई भी जो है प्रॉब्लम ना हो यहाँ पे। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 3। हु हैड परफॉर्म्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट। ठीक है, तो जो है फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट किसके द्वारा किया गया था। देखो ये वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है
अगर आपको पूछता है कि हु हैज़ परफॉर्म्ड द फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट ऑफ इंडिया, तो आपको थोड़ा सा कॉशियसली देखना है ऐसे क्वेश्चंस को, कई बार गलत हो जाते हैं ऐसे जो क्वेश्चन हैं। सो इसमें ऑप्शन है डॉक्टर वेणुगोपाल, विलियम हार्वे, क्रिश्चियन बर्नार्ड एंड नन ऑफ द अबव। सो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, क्रिश्चियन बर्नार्ड। देखो ये साउथ अफ्रीका के थे, क्रिश्चियन बर्नार्ड जो है ये साउथ अफ्रीका के कार्डियोलॉजिस्ट थे एक, जिन्होंने ये जो फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट है, जो वहाँ का एक हॉस्पिटल है ग्रूट शूर हॉस्पिटल, ये केप टाउन जो है अफ्रीका में वहाँ पे है। और ये इन्होंने जो हार्ट ट्रांसप्लांट है ये फर्स्ट टाइम किया था 1967 में, ठीक है, 1967 में ये किया गया था इनके द्वारा। और जो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर जो ऑप्शन ए आपको दिख रहा है डॉक्टर वेणुगोपाल, इन्होंने किया था फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट ऑफ इंडिया, और ये इन्होंने किया था 1994 में, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली 28 ईयर्स के बाद में इन्होंने किया था फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट होने के बाद में, और इनको जो है पद्म भूषण भी दिया गया था इसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच एसिड इज यूज्ड इन द बॉडी टू हेल्प डाइजेशन। देखिए क्या पूछ रहा है, कौन सा एसिड है जो बॉडी के अंदर डाइजेशन में हेल्प करता है। तो इसमें है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड बोरिक एसिड। तो देखिए इसका सही आंसर जो है वो होगा ऑप्शन ए, जो कि है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये इसका ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है HCl। देखो ये स्टमक के अंदर जो है अपने सेल्स होते हैं, काफ़ी ग्लैंड्स होती हैं स्टमक की वॉल पे। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं, जिनको हम पैराइटल सेल्स भी बोलते हैं। इनके द्वारा ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इनके द्वारा सिक्रीट किया जाता है। और इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से ही जो एक एंजाइम भी पाया जाता है स्टमक में, जिसको बोलते हैं पेप्सिनोजन। सो पेप्सिनोजन जो है वो इस HCl की प्रेजेंस से एक्टिवेट होकर के पेप्सिन बनाता है और फिर प्रोटीन का डाइजेशन करता है। सो चलिए देखते हैं 5th क्वेश्चन, सिस्टमिक एंटासिड इज। सो सिस्टमिक एंटासिड मतलब देखो सिस्टमिक एंटासिड वो होते हैं जो अगर किसी को गैस्ट्रिक जैसे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई है तो उसको जो कम करता है। देखो नाम से आपको पता लग रहा है एंट एसिड, मतलब एंटी ऑफ एसिड, एसिड का एंटी मतलब एसिड का ओपोजिट, जो एसिडिटी को कम करता है। सो इसमें पूछा है सिस्टमिक एंटासिड कौन सा है, मतलब जो सिस्टमिक तौर पे पूरी बॉडी में जो है एंटासिड के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, एसिटिक एसिड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। सो देखो इसमें आपको थोड़ा सा ही ध्यान देना है कि सिस्टमिक एंटासिड जो है इसमें वो होगा अपना ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, NaHCO3। आपको इसका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल देते हैं, क्योंकि इसके फॉर्मूला जो है वो NaHCO3 होता है। तो Na सोडियम, H हाइड्रोजन और CO3 कार्बोनेट, तो ऐसे करके इसका जो नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। और बाकी इसमें देखो मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट जो है वो नॉन सिस्टमिक एंटासिड होता है, मतलब जो एक पर्टिकुलर ऑर्गन पर ही आपको जो है इफ़ेक्ट देगा, वो सिस्टमिक इफ़ेक्ट मतलब उसका नहीं आएगा पूरे सर्कुलेशन में, ठीक है। और एसिटिक एसिड तो एंटासिड हो ही नहीं सकता बिकॉज इट इज़ ए एसिड। और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी जो है इट इज़ ए नॉन सिस्टमिक एंटासिड, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर, एंटीटूसिव अमंग द फॉलोइंग इज। सो देखिए इसमें आपको पता होना चाहिए कि एंटीटूसिव, पहली बात तो होता क्या है, एंटीटूसिव्स जो है ऐसी ड्रग्स होती हैं जो, जैसे किसी पर्सन को खांसी आ रही है और उसको कफ हो गया, ठीक है, किसी को कफ की प्रॉब्लम हो गई, उसको कफ आ रहा है बार बार, सो कफ के अंदर काम आने वाली ड्रग्स को बोलते हैं एंटीटूसिव ड्रग्स। सो एंटीटूसिव क्या करती हैं, जो हमारे जो ब्रेन है उसके अंदर जो कफ का सेंटर होता है, कफ सेंटर,
उसको सप्रेस कर देती हैं। सो देखो कफ जो है कम करने के काफ़ी तरीके होते हैं। जैसे कफ सेंटर को सप्रेस कर दो एक तो, और दूसरा होता है म्यूकोलाइटिक। तो नाम से पता लग रहा है म्यूकोलाइटिक, मतलब जो म्यूकस का लाइसिस कर दे, म्यूकस को ब्रेक डाउन कर दे, म्यूकस की जो विस्कोसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, तो आपके लंग्स में से जो है म्यूकस ईजिली बाहर आ जाएगा। तो उसकी जब विस्कोसिटी कम होगी तो बाहर आ जाएगा। तो ऐसी ड्रग्स भी हैं जो कफ के अंदर जो है काम आती हैं। सो इसमें देखो एंटीटूसिव जो है वो आपकी सारी ड्रग्स हैं। सो ऑप्शन जो डी है वो इसका सही आंसर है, प्रोमेथाजिन, कोडीन एंड डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन। इसमें जो प्रोमेथाजिन है वो आपके H1 एंटी हिस्टामिनिक होती है। सो H1 एंटी हिस्टामिनिक आपकी प्रोमेथाजिन है, और बी जो है कोडीन वो आपके ओपियोइड जो ड्रग होती है, ओपियोइड है ये कोडीन। इसके साथ में एक फोल्कोडीन भी होती है, तो वो भी आपके एंटीटूसिव रहेगी ओपियोइड क्लास की, ठीक है। और डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन जो है ये आपके नॉन ओपियोइड है। सो इसी तरह जो नोस्कापिन है, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन है और क्लोफेनाडियोल है, ये सभी आपके एंटीटूसिव ड्रग रहेंगी। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फॉर्मूला ऑफ कॉस्टिक सोडा इज। तो देखो इसमें फॉर्मूला ऑफ कॉस्टिक सोडा आपको ऑप्शन दिए हैं NaOH, Na2CO3, NaHCO3 और नन। तो देखो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो होगा अपना ऑप्शन, सॉरी, सो आप कमेंट करके बताएं इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। देखो इसका जो है करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, NaOH। ये कुछ जनरल सी चीज़ें जो आपको वैसे पता होनी चाहिए। जो NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसको ही कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। और ऑप्शन बी जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन बी है सोडियम कार्बोनेट। मैं इसका करेक्ट लगा देता हूँ NaOH, ओके। ये देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो गया ऑप्शन ए, NaOH। और Na2CO3 जो है सोडियम कार्बोनेट है। देखो Na2CO3 जो होता है इसको वॉशिंग सोडा बोलते हैं, और NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही ऑप्शन सी जो आप देख पा रहे हैं NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं, ओके। तो इसका ये याद रखिएगा, इनमें थोड़ा सा कई बार क्या ये एक जैसे से लगते हैं नाम। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछ रहा है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट। सो सबसे बाहरी जो हार्ट की लेयर है उसका नाम बताना है आपको। एंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एपिकार्डियम। तो देखो भैया इसका जो है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट में आंसर जो है इसका वो आपका होगा ऑप्शन बी, पेरिकार्डियम। देखो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, ये जैसे हार्ट की लेयर है, एक रफ डायग्राम मैं बना रहा हूँ क्योंकि डायग्राम में मैं ऐसा कोई परफेक्ट पर्सन हूँ नहीं, मैं आपको समझा सकता हूँ जनरली। सो ये जो सबसे बाहरी वाली सबसे आउटर मोस्ट लेयर है ये पेरिकार्डियम होती है, ठीक है। अब इस पेरिकार्डियम के भी क्या है, 3 पार्ट हैं अलग अलग, जैसे फाइब्रस है, विसरल है, और एक और इसका पार्ट होता है फाइब्रस, विसरल और एक और पार्ट है। सो पेरिकार्डियम का ही एक पार्ट होता है एपिकार्डियम। सो ये बाहरी लेयर है, ठीक है। वैसे ही इसके अंदर जो होगी वो होगी मायोकार्डियम, और इस मायोकार्डियम जो सबसे अंदर का आपको सर्किल दिख रहा है ना, इसके भी जो अंदर होगी वो होगी एंडोकार्डियम। सो इसके अंदर कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है पेरिकार्डियम और एपिकार्डियम में, तो आप ये ध्यान रखो कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो उसका आंसर पेरिकार्डियम होगा। पेरिकार्डियम का पार्ट होता है एपिकार्डियम, और मिडिल लेयर है मायोकार्डियम, और उसके भी अंदर जो है सो इनर मोस्ट हम बोलेंगे वो है एंडोकार्डियम। सो इसी तरह देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछ रहा है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। तो देखो आपको जो है भैया इसमें लार्जेस्ट ग्लैंड पूछी है। सो ऑप्शन है पीनियल ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज और थायराइड ग्लैंड। तो देखो लार्जेस्ट ग्लैंड जो है बॉडी की
वो आपकी होगी ऑप्शन बी जो है इसके अंदर जो है सही है, ऑप्शन बी लीवर। ठीक है, देखो लार्जेस्ट ग्लैंड है लीवर। लार्जेस्ट अगर एंडोक्राइन ग्लैंड आपसे पूछ ली जाए तो उसका आंसर होगा ऑप्शन डी थायराइड ग्लैंड। सो इसी तरह लास्ट क्वेश्चन आज का, इसमें पूछ रहा है 100% बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग इज अचीव्ड बाय ओरल रूट, इंट्राविनस रूट, इंट्रामस्कुलर रूट और रेक्टल रूट। तो देखो इसका मतलब क्या है 100% बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग, इसका मतलब है जैसे आपने कोई भी जो मेडिसिन है, ड्रग है, दवाई है, कुछ भी कह लो आप, वो आपने ली, ठीक है, तो या तो आप ओरल रूट से लेंगे, अपने मुंह से लेंगे, और या आप इंजेक्शन लगाएंगे, ठीक है, वैसे ही रेक्टल रूट होता है, आप रेक्टली लेंगे इसको। सो 100% बायो अवेलेबिलिटी का मतलब है कि आपका जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है, जो ब्लड है, उसके अंदर फाइनली कितनी ड्रग पहुंच रही है। जैसे आपने कोई 100 mg ड्रग ली, तो आपके फाइनली सिस्टमिक सर्कुलेशन में वो 100 mg तो नहीं पहुंचेगी ना। जैसे आपने ओरली कोई टैबलेट अगर ले ली, पैरासीटामोल की टैबलेट ले ली, मान लो वो अगर 10 mg की है, 10 mg की है, सो आप उसको लेंगे तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी होगा उस ड्रग का, सो कुछ लीवर में वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो इसी तरह से सिस्टमिक सर्कुलेशन में फाइनली वो कम पहुंच पाएगी। तो इसमें जो है आपको ध्यान रखना है कि आईवी रूट जो है, बी जो है इंट्राविनस रूट, एक ऐसा रूट है जिसके जो आईवी इंजेक्शन अगर किसी को दें तो इसकी जो है 100% बायो अवेलेबिलिटी होगी। और एक यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक ही ऐसा रूट होता है जिसमें कि 100% बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग अचीव होती है, और जो है आईवी रूट। तो चलिए मैं आपके लिए कुछ और ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा और आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। कुछ सजेशन हो तो प्लीज़ आप भी अपना कुछ सजेशन मुझे दें, जिससे कि मैं और इम्प्रूव कर पाऊँ। जो आपको लग रहा है कि नहीं ये पॉइंट यहाँ पे थोड़ा और बताना चाहिए, तो वो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करें। चलिए, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू एंड थैंक यू वेरी मच।